नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 12, जिसमें कि हमारे अति महत्वपूर्ण टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस वीडियो के प्रश्न है जैसे कि पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ महादेवी वर्मा का नहीं है? महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस तरह के तमाम जो 25 प्रश्न होंगे उनके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 12। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न इस वीडियो का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? कौन सा विधान जो है गलत है निराला के बारे में? विकल्प है स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग है या फिर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? तो इसका उत्तर होगा सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? विकल्प है कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईडा के प्रति या फिर श्रद्धा के प्रति। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर रहेगा श्रद्धा के प्रति। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? तो श्रद्धा के प्रति जो है यह जो है कही गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हिमहास। हिमहास इसका उत्तर रहेगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत है हिमहास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका उत्तर होगा चित्राधार से। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखे कविताओं का संग्रह जो है चित्राधार से जो है नाम से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक का नाम अशुद्ध है। किसका नाम अशुद्ध है? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक का नाम अशुद्ध है, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर रहेगा निराला की। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सियाराम शरणगुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग के में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? विकल्प है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद,
भगत सिंह या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी? सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो इसका उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। डी सही उत्तर होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा जो है अंकित की गई है इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मद्रित घन कहती थी, माता मुझको सदा राजीव नयन। तो क्या होगा इसका उत्तर? तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा या फिर अधिवास? तो इसका उत्तर होगा राम की शक्ति पूजा। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय, कह उठे राम जो मद्रित घन कहती थी, माता मुझको सदा राजीव नयन। तो इसका उत्तर होगा राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था सक्सरिया पुरस्कार। सक्सरिया पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें सक्सरिया पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा महामानव। महामानव जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा पल्लव। निहार, रश्मि, नीरजा ये तीनों किसके हो गए? महादेवी वर्मा के, और जो नहीं है वह है पल्लव। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UKPSC लेक्चरर 2020 में पूछा गया था प्रश्न। इसका उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाबे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। कौन सा कवि जो है छायावादी कवि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी कवि नहीं है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये कौन है? छायावादी कवि है। और जो नहीं है वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है? तो उसका उत्तर होगा इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता जो है छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प दिए गए हैं 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936
36वीं, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। लोकायतन किस विधा की कृति है? विकल्प है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य या फिर नीति काव्य। लोकायतन किस विधा की कृति है? तो इसका उत्तर होगा प्रबंध काव्य। लोकायतन जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तुलसीदास के रचनाकार है। कौन है तुलसीदास के रचनाकार? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि चिदम्बरा, महादेवी वर्मा, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सांध्य गीत, सॉरी सांध्य गीत नहीं, इसमें होगा दीपशिखा। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दीपशिखा जो है संकलित नहीं है महादेवी वर्मा के यामा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न प्रश्न नंबर 25। कौन सा विकल्प सही नहीं है? दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा, धरातल को मिलाना, या फिर लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रण है। ये तीनों यानी कि ए, बी और डी जो है सही है, और जो नहीं है सही वो है विकल्प नंबर सी, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सही नहीं है विकल्प नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल भाग 12 को जो है कंप्लीट कर दिया है, और जिसमें कि हमारे टॉप 25 जो है बहु विकल्पीय प्रश्न थे, यानी कि MCQ टाइप जो क्वेश्चन थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, टॉप 25 क्वेश्चन। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी आधुनिक काल भाग 13, यानी कि 13, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। मिलते हैं शीघ्र ही एक नए भाग के साथ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल भाग 13 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार।